जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। 3 चरण में यहां पर चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 2 लिस्ट में अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हो गया है। 19 में से 85 सीटों पर एक साथ लड़ने का ऐलान किया गया है, यानी कि अलायंस के साथ एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर, कांग्रेस 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इतना ही नहीं, एक सीट पर सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली लिस्ट में 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अब सवाल इस बात का है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी जम्मू कश्मीर में विकास, धारा 370 की बात के साथ ही आतंक के खात्मे की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी बीजेपी पर हमलावर हैं। अब इस खास शो में बड़े पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या हो सकती है आने वाले इस वक्त में। चुनाव होने वाले 3 चरण में, लेकिन उससे पहले आप वहां की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव सत्ता की बात। तीन चरणों में होगा चुनाव, राजनीतिक दलों का बड़ा प्लान। कश्मीर में इलेक्शन, किसे जनता का समर्थन। इंडिया गठबंधन की कैसी तैयारी, क्या भाजपा भारी। एनसी कांग्रेस में करार, बीजेपी का दोनों पर प्रहार। बढ़ा सियासी पारा, शांति सुरक्षा बड़ा मुद्दा। बीजेपी की लिस्ट ट्विस्ट ही ट्विस्ट। जिसने 40 साल पार्टी को दिए हैं, पूरी जिंदगी पार्टी को दी है। पूरी जिंदगी देने के बाद एक आस जुड़ी हुई थी, पैनल में उनका नाम था, लेकिन इन गद्दारों ने क्या किया, पैनल में उनका नाम काट दिया। टिकट बंटवारे पर असंतोष, कार्यकर्ताओं में रोष। चलिए, तो जम्मू कश्मीर में क्या हालात है, चुनाव में कौन सी पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, क्या समीकरण जम्मू कश्मीर में बनते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट अमित रैना जुड़ गए हैं, सूर्या माथल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं, वीरेंद्र सिंह पीडीपी प्रवक्ता, रोहित चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। सूर्या माथली जी, क्या लग रहा है आपको जम्मू कश्मीर की स्थिति? कल जो कुछ हुआ बीजेपी के साथ, एक के बाद दूसरी लिस्ट, बीजेपी दफ्तर में क्या हुआ जम्मू में, वो आपने देखा होगा, हम सब ने देखा हुआ है, चर्चा हो रही है। सालों साल जो पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनमें नाराजगी है। जो 44 कैंडिडेट की लिस्ट दी, उसके बाद 15 की दी, उसके बाद एक लिस्ट में एक उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर आपका रिएक्शन? धन्यवाद कंचन जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए कंचन जी, टिकट बंटवारे में अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग निराश होते हैं और कोई एक जो होता है वो पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उस क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया जाता है। तो ये तो एक बहुत पुरानी व्यवस्था है, और ये भी सच बात है कि सभी कार्यकर्ता काम करते हैं जमीन पर, और किसी को भी उसमें उम्मीदवार बनाने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता और ना ही पार्टी का नेतृत्व कहता है कि जिनको टिकट नहीं मिला वो किसी भी तरीके से कम सक्षम थे। लेकिन क्या होता है, कुछ भाग्य का भी भरोसा कहते हैं हमारे यहां पर। और दूसरी चीज, कई बार पार्टी को अपनी रणनीति जीतने के लिए बनानी पड़ती है। कास्ट फैक्टर होता है, क्षेत्र के अंदर सर्वे कराए जाते हैं, किसी सर्वे के अंदर कोई उम्मीदवार 0.1% से भी यदि आगे है तो उसको उम्मीदवार बना दिया जाता है। और मैं अभी आपके एक विजुअल को देख रहा था, 40 साल तक जिसने मेहनत की और उसका नाम जो है पैनल से हटा दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उन सभी को, पहले तो कि आप सभी लोग ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं और किसी भी तरीके से कहीं कोई कम नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, नेतृत्व को जब तय करना होता है कि उम्मीदवार कौन होगा, तो वो बहुत ही क्रूशल होता है और उसमें हो सकता है कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पार्टी से जो है बगावत करेंगे, क्योंकि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो ठीक और है। भी कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरा ठीक होता है, है, बड़ा ठीक होता है। अमित रैना जी, अगर ये इस अलायंस को देखा जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, उस अलायंस को किस तरह देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन में हमने देखा ही है अलायंस किस तरह काम आया है। लोकसभा के बाद राहुल गांधी की छवि बदल गई है, जो नतीजे सामने आए हैं, जीत बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन आंकड़ों से उनमें भरपूर कॉन्फिडेंस सामने आया है। इन सब के बीच में सीट बंटवारे को लेकर एक असहमति थी, वो भी सहमति में बदल गई है। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में फ्रंट फुट पर यह अलायंस खेलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये अलायंस का फायदा कहीं ना कहीं एनसी और कांग्रेस को होगा, क्योंकि अगर हम अभी पार्लियामेंट्स के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर हम देखते हैं, खासकर जम्मू क्षेत्र में, तो कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन के मुकाबले 2019 के मुकाबले कुछ 10% की बढ़ोतरी करी थी। हालांकि दोनों कैंडिडेट्स बीजेपी के जीत गए थे और 44 में से 29 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी आगे थी, मगर अब इस अलायंस के बाद हो सकता है कि कांग्रेस को थोड़ा बहुत एडवांटेज जम्मू क्षेत्र में मिल जाए। कश्मीर में नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा, क्योंकि वो एरियाज कांग्रेस को दे रहे हैं, कांग्रेस के वो स्ट्रांग होल्ड नहीं है, उनमें एनसी का बेटर चांसेस थे अपने इलेक्शन पे जीतने में, तो वहां पे उनको नुकसान हो सकता है। और इसी कारण 5 ऐसी सीटें हैं जहां पे अलायंस नहीं हो पाया है, जहां पे दोनों पार्टीज कैंडिडेट्स करेंगे। मगर हाँ, बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत चिंता की बात है कि ये अलायंस अगर 1+1 हो जाता है तो नुकसान होगा, क्योंकि दोनों का वोट शेयर मिला के जो पार्लियामेंट के इलेक्शन का देखा जाए तो बीजेपी से ज्यादा है। जहां तक बात है बीजेपी की टिकट के यूटर्न्स को लेकर, देखिए उत्तर प्रदेश की हारी कहूंगा कि इतनी सारी सीटें हारने के बाद अगर आप फिर भी नहीं समझें कि अगर आप बाहर से लोगों को इंपोर्ट करेंगे, बाहर से पॉलिटिकल टर्न कोर्ट्स को लाएंगे, तो आपका कार्यकर्ता रोष में आएगा। जम्मू पार्लियामेंट्री इलेक्शन और उधमपुर पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर वैसे ही कार्यकर्ता नाराज था, मगर प्रधानमंत्री मोदी के प्यार में कार्यकर्ता ने भी काम किया, पब्लिक ने भी वोट दिया। बट वो हर बार नहीं हो सकता है असेंबली इलेक्शंस में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है, इसलिए प्रभाव एक लोकल लीडर का बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप अपने नेताओं को जो आपके साथ लगे हुए हैं उनको दरकरार करके इंपोर्ट करेंगे तो रिएक्शन होना लाजमी। और इसी को लेकर अमित रैना जी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहित चौधरी जी भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, इस अलायंस के बाद अमित शाह ने एक ट्वीट किया था और राहुल गांधी से कई सारे सवाल पूछे थे, 10 सवाल पूछे थे राहुल गांधी से 370 को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का टेक क्या रहेगा सर? देखिए मैम, जो टेक है, हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के बीच उसकी लड़ाई लड़ी है, तो कोई वो ऐसी बात नहीं है कि लोग जानते नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में 370 के ऊपर क्या स्टैंड है। हम पहले दिन से ये चाहते हैं कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे जो लोग हैं उनकी नौकरियों के हकों की बात है, हमारे जो किसान हैं उनकी जमीनों के हकों की बात है। तो वो एक बात जो है बड़े पब्लिक डोमेन में है, तो पहले भी हम उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, और आज भी हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर उसकी बात की। और हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर साहब ने साफ कहा है कि अगर लोग हमें प्यार देते हैं, हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, तो असेंबली का जो पहला बिजनेस होगा उसके अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा 370 को लाने के लिए। और रही बात अलायंस की, तो हम ऑलरेडी जो इंडिया ब्लॉक है उसका पार्ट है, और हमने जम्मू कश्मीर के अंदर भी समझा कि हम साथ मिलकर इलेक्शन लड़े, तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। रोहित चौधरी जी, आपकी पार्टी, आपके मैनिफेस्टो पर यह आरोप लग रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ फ्री भी कर रहे हैं आप। क्या दिल्ली मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से? पानी, बिजली, सिलेंडर, और ऐसा ही कुछ मैनिफेस्टो पीडीपी का भी देखने को मिला है। देखिए, मैं तो अपने मैनिफेस्टो की बात करूंगा। फ्रीबीज कुछ नहीं होता। अगर आप जनता को कोई सहूलत दे रहे हैं, जनता की देखो, पूरे 10 साल हो गए हमारे यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से हावी है, लोग परेशान है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अगर हम किसी को सहूलत दे रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर नौकरियों की आप डेटा देखिए, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरे पीक के ऊपर है। जब जनता के पास पैसा ही नहीं है, तो आपने यहाँ पर ऑलरेडी कोविड के टाइम पे इन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर
प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स लगाए, स्मार्ट मीटर्स लगाए। अगर अपने स्मार्ट मीटर में पैसा डालेंगे तो आपके घर में बिजली आएगी, नहीं तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। जम्मू कश्मीर बिजली पैदा करता है और बाकी रियासतों को देता है, तो क्यों ना हम अपने लोगों को उसका कुछ बेनिफिट दें। ठीक है, अमित रैना जी, रिसोर्सेस उसका भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसमें फ्रीबीज जैसा कुछ नहीं है। अगर हम जनता को कुछ दे रहे हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि इस तरह से बात करनी चाहिए कि जनता को फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। ठीक है, नहीं रोहित जी, मुद्दों पर लड़ते हैं। आपने बेरोजगारी बोला, मैं समझ सकती थी, मैंने खुद कश्मीर कवर किया है, कश्मीर की तस्वीर बदली है। कश्मीर खूबसूरत है, जन्नत कहा जाता है। अगर वहां पर बेरोजगारी है तो वहां पर मैंने कई ऐसी महिलाएं देखी हैं सर जो अपना बिजनेस करती हैं। मैंने स्पोर्ट्स के लिए फुटबॉल की बढ़ती हुई लोकप्रियता कश्मीर में देखी है। जहां देश भर में क्रिकेट को तवज्जो मिलती है, वहां कश्मीर में फुटबॉल को लेकर कैसे युवा जो एक वक्त में पत्थरबाजी में इन्वॉल्व होते थे वो फुटबॉल की तरफ आगे बढ़े हैं। तो ये जो पिछले 10 साल में चुनाव नहीं हुआ है और पिछले 10 साल में केंद्र की तरफ से तमाम चीजों की उपलब्धियां गिनाई गई हैं, उसका तो जिक्र मैं करूंगी ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पार्टी इट इज। अमित रैना जी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूं, मैं आऊंगी आपके पास। रोहित जी, अमित रैना जी, देखिए, एक तो ये निरंतर झूठ बोलना बंद करेंगे। 370 के बाद किसानों की जमीन पे हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो डोमिसाइल का प्रावधान है उसमें एग्रीकल्चरल लैंड बाहर वाला ले ही नहीं सकता। तो ये, और दूसरा जो मेरे को चिंता की जो विषय है, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखें, 370-35 से बहाली के अलावा वो ये यहाँ तक नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि 2000 का जो रेजोल्यूशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो कहता है कि हमें प्री-65 स्टेटस चाहिए। प्री-65 स्टेटस क्या है? कहता है कश्मीर का अपना प्रेसिडेंट होगा, कश्मीर का अपना चीफ प्राइम मिनिस्टर होगा, कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का रेट नहीं चलेगा, कश्मीर में अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना फ्लैग होगा, और भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन का रेट नहीं चलेगा। और कांग्रेस अगर उस अलायंस में जाती है तो क्या कांग्रेस ये बताना चाहेगी देश को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बताना चाहेगा देश को कि क्यों आप चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम वापस आए जिससे कश्मीर एक अलग राष्ट्र बनने की ओर प्रयास किया जाए? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये टेंडेंसीज हैं एंटी इंडिया होने के, ये इसका नुकसान कांग्रेस जम्मू में भुगतेगी। इसका नुकसान कांग्रेस जम्मू में भुगतेगी, क्योंकि जम्मू के लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे एंटी नेशनल रही है। दूसरी बात, जो पावर की ये बात कर रहे हैं और ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ सैलानी हर साल आप आ रहे हैं कश्मीर में, 20 लाख से बढ़कर ये 2 करोड़ हो गए। और जबकि 1 करोड़ 80 लाख जब एडिशनल सैलानी आ रहे हैं तो वो रोजगार मुहैया करा रहे हैं लोगों के लिए। इनकी समस्या ये है कि ये लोगों को रोजगार कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज में बनाकर देते हैं और 800 रुपए महीना देकर 20-20 साल 800 रुपए तनख्वाह देते हैं, उनको इनह्यूमन कंडीशंस में रखते हैं और कहते हैं हमने आपको रोजगार दिया। ठीक है, हमारे साथ, ठीक है, मैं आ रही हूं अमित जी, मैं आऊंगी, मैं रोहित जी आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ पीडीपी से वीरेंद्र सिंह सोनू जी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। स्वागत है सर आपका। वीरेंद्र जी, चर्चा हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, कांग्रेस के अलायंस पर, सीट शेयरिंग पर, क्या मत बन रहा है, क्या सहमति बन रही है? बीजेपी एक के बाद एक अपनी लिस्ट भेज रही है, उसको एडिट कर रही है, दोबारा लिस्ट भेज रही है। चर्चा सभी पार्टियों की हो रही है पीडीपी को छोड़कर। क्या जमीन पीडीपी की जम्मू कश्मीर में खिसकती हुई नजर आ रही है? देखिए, ऐसे है कि जमीन किसकी खिसकती है, किसकी नहीं खिसकती, इसका फैसला लोग करते हैं। जो लोकतंत्र है उसमें लोग जो होते हैं उनका फैसला जो सबको मानना होता है। अब यहाँ तक आपने लिस्टों की भी, हमारी लिस्ट तो आज ही, हम तो 15 दिन पहले से लिस्ट अनाउंस कर चुके हैं। मैं भी उस लिस्ट में एक कैंडिडेट हूँ, मैं तो अभी भी मीटिंगें कर रहा हूँ। बात ये है कि बात आज ये नहीं है कौन पार्टी किसके साथ और कौन कहाँ से क्या लड़ रहा है। बात ये है कि आज जम्मू कश्मीर कहाँ है। आज मुद्दे कोई और हैं। आज मुद्दे ये नहीं है कि जीत, मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसका किसके साथ अलायंस है। मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर कहाँ खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं लेट से जुड़ा हूं, तो मैं आज 2-3 मुद्दे जम्मू कश्मीर के सबसे अहम है, बात तो आज उसके ऊपर की जाएगी। आज हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा मैं कहता हूं दुखद काम है, हमारे हर एक घर का जम्मू कश्मीर के 7000 से नीचे बिजली का बिल नहीं आ रहा। बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, हम पर स्मार्ट मीटर लगाकर और मीटरों को खंभे पर टांगा गया है। और सरकार ने ये घपला किया है कि ये कहते थे कि पहले सरकारों ने यहाँ चोरी की है, भारतीय जनता पार्टी कहती थी। मैं अब ये बताइए, अगर पहले उन्होंने चोरी की है तो पहले 1500 रुपए में हमारा घर चलता था। 1500 के बिल में हम मीटर भी चलाते थे, एसी भी चलाते थे। आज 7-7 हजार रुपया बिल देने के बावजूद 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। नंबर 2, आज जम्मू कश्मीर खड़ा कहाँ है? आज जम्मू कश्मीर के युवाओं को ठगा गया है। आज आपकी जम्मू में 3000 की ट्राली 13000 में रेत की बिक रही है, बजरी की बिक रही है। वो 10,000 रुपया किसने खाया? ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं की पार्टी के फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के।
कि हमारे बड़े नेता का पीए पैसे लेता है हमसे, इस वजह से ये ट्रेड और बजरी की ट्राली जो है बढ़ चुकी है कीमत। आज हमें लूटा जा रहा है। आज एक्साइज माफिया के नाम पे, एक्साइज पॉलिसी के नाम पे लीकर माफिया जम्मू में लाकर बैठा दिया गया है, लैंड माफिया। अब ये बात कर रहे थे डोमोसाइल की, मुझे आप बताइए डोमोसाइल चाहिए किसके लिए? डोमोसाइल तो अब चपरासी की नौकरी के लिए भी नहीं चाहिए। तो डोमोसाइल आपने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को डोमोसाइल पे खड़ा कर दिया। आपने पैसे पूछना चाहिए, एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी सरकार है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, वहां 2 फ्लैग हैं, वहां आपका एक विधान एक निशान एक प्रधान कहां चला जाता है? वहां मुझे बताइए, आपने हिमाचल को 371 दिया है, हिमाचल में आम आदमी को जाके जमीन नहीं खरीद सकता, वहां आपका एक विधान एक निशान एक प्रधान कहां है? गुजरात में भी ऐसा है। हम ये कहते हैं कि जो 370 जो था वो महाराजा हरि सिंह ने हमें लेके दिया था, वो हमारी जमीनों की गारंटी देता है, हमारी जाब को सुरक्षित करता है। मेरे लिए आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जब शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने कहा था मैं असेंबली में एक बिल लाऊंगा कि मध्य प्रदेश की नौकरी मध्य प्रदेश बॉर्न सिटीजन के लिए होनी चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हक मिला था वो आपने हमसे छीन लिया। और एक सबसे बड़ी बात, आज बिहार स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, आज महाराष्ट्र स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, लेकिन जम्मू के कश्मीर के पास जो स्पेशल स्टेटस था वो उन्होंने छीना। ठीक है, सूर्या मैथिली जी, अगर चर्चा मुद्दों पर हो, जैसे कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, युवा एक मुद्दा है, बिजली एक बहुत बड़ा कंसर्न वहां पर रहा है, और विकास को लेकर चर्चा हो, तो समझ में आता है। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी कम हुई है वो आंकड़े आपके सामने है, हमारे सामने है। जम्मू में 2021 से क्या कुछ हो रहा है, कैसे आतंकवाद वहां बढ़ा है, उसको भी लेकर लगातार हमने चर्चाएं की है। इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर की जनता क्या विकास, क्या बेरोजगारी, क्या मेहनत, क्या बिजली, इन मुद्दों पर वोट करेगी, या पार्टी समुदाय विशेष, ये सब चीजें वहां की जनता देख रही है? धन्यवाद कंचन जी। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया, जो कि दोनों ही जब से जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया तब से वहां पर राज करती रही, और आज ये बैठकर यहां पर ज्ञान दे रही हैं कि वहां बेरोजगारी है, वहां पर भ्रष्टाचार है, वहां पर बिजली की कमी है, वहां पर लोगों को जो है वो वहां पर खड्डे हैं सड़कों में, ये है वो है फलाना है ढिमकाना। भैया आप लोगों ने 60 साल तक किया तो किया क्या, जरा ये बता दीजिए मुझको। और अभी यहां पर बैठकर वो कौन सा वो आतंकवादी पार्टी का जो वो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि 370 जो है हमको चाहिए, इस स्टेट में भी है उस स्टेट में भी है। सुनो पहले कान खोल के ध्यान से। स्टेटमेंट मत दीजिए। ना 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 बिल्कुल अंदर के आक्रोश को प्रमोट करेगा। समय की माफी चाहूंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं, 18 तारीख को, 25 तारीख को, 1 तारीख को। क्या नतीजे सामने आएंगे वो 4 तारीख को सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर की जनता बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है। क्या जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, 370 के बाद क्या हालात हुए हैं, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर जम्मू कश्मीर की जनता को वोट करना चाहिए। आपका मत है, आपका हर एक वोट बेहद जरूरी होता है। इंडिया डेली आपसे बार बार अपील करता है कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव होगा तो जरूर जाइएगा, अपने मत का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।